हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसे आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा जो आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कंटेंट लेवल है, 10th में आके थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस, लेकिन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सॉल्ट्स को अगर हम टेस्ट करें, एसिड्स को टेस्ट करें, बेसिस को टेस्ट करें, दे हैव डिफरेंट टेस्ट। ओके, यू फील सॉल्टी जब आप सॉल्ट टेस्ट करते हो, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं वो, एंड बेसिस आर बिटर। ये तो इनकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आपको एक सिचुएशन दी है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में, इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। अगर घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, आप घरों में आम तौर पर किसी ना किसी को होती रहती है, तो आप कौन सी रेमेडी दोगे? तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, तो एसिडिटी है तो आपको उसको बेस देना पड़ेगा। ये माइंड में क्लियर रख के चलो। लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, इनमें से बेस कौन सा है? यस, बेकिंग सोडा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है एसिड के इफेक्ट को, तो आप कौन सी रेमेडी दोगे? बेकिंग सोडा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? कि हमें बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। नाउ रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक है, हर बार ये ठीक नहीं रहता कि हम टेस्ट करके बताएं, है ना, इट्स हार्मफुल। तो बिना टेस्ट किए हुए आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि जो गिवन सब्सटेंसेस हैं दे आर सोर और बिटर? देखिए, आपने पहले भी पिछली क्लासेस में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। अब लिटमस पेपर की बात करें जो लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एसिड्स में वो ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड, वेयर एज बेसिस में उनका जो कलर है रेड लिटमस का, इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर। ओके, सो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. Turmeric is another such natural indicator. Itself turmeric as a acid behave करता है. ओके, तो एसिड्स में वो कोई कलर चेंज नहीं करता, येलो का येलो रहता है, लेकिन जब बेसिस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको, तो उसका कलर चेंज हो जाता है येलो टू रेडिश ब्राउन. Now have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it? आप करके देख भी सकते हो उसको. Then it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water, क्योंकि वहाँ से बेस हट गया, साबुन हट गया, तो अगेन येलो टर्न हो जाता है. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फिथिलीन, टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका रेड एंड येलो कलर शो करता है व्हेन इट ट्रीटेड विद एसिड्स एंड बेसिस, और जो आपका फिनॉल्फिथिलीन है ये भी कलरलेस एसिड में शो करता है और बेस में लाइट पिंक कलर शो करता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डेली डे टू डे लाइफ. ठीक है, यहाँ हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. नाउ डू यू नो, लिटमस सॉल्यूशन का अपना कलर जो है वो पर्पल कलर होता है. ठीक है, ये लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी डिवीजन आप बायो में पढ़ते हो. किसके अंडर आते हैं लाइकन्स? दे आर थैलोफाइटा. थैलस की तरह उनकी बॉडी जो है रॉक सरफेस पे ग्रो होती है, फैलती है, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो अगर आपको कोई पूछे कि लिटमस का अपना नेचर कैसा है, तो न्यूट्रल नेचर है बच्चे. ठीक है, लिटमस इज न्यूट्रल इन नेचर और उसका बेसिक कलर अपना पर्पल है. ठीक है, तो देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे चाइना रोज की, गुड़हल का फूल कहते हैं जिसे,
है ना. देन पिट्यूनिया, जेरेनियम, हाइड्रांगिया, which indicate the presence of acid or base in a solution. Now these are called acid base indicators or sometimes simply indicators. Okay, next चलते हैं हम. ये क्वेश्चन आपका then 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो अगर हमने समझना है एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो हमें लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो जब आप स्कूल जाओगे, लैब में ये करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी. These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपली. यहाँ पर रेड लिटमस सॉल्यूशन है. अगर आपका सैम्पल सॉल्यूशन क्या है, एसिड है ना, मान लो HCl है, तो उसमें रेड लिटमस जो है वो कोई चेंज शो नहीं करेगा HCl में. ठीक है, अगर ब्लू लिटमस है तो वो HCl में शो करेगा रेड टू ब्लू, है ना. ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाएगा. तो सेकंड वाले कॉलम में जहाँ ब्लू लिटमस, सॉरी थर्ड वाले कॉलम में जहाँ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिखा है ना, तो यहाँ पर जो आपका ब्लू लिटमस है जब आप डिप करोगे HCl में तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, फर्स्ट केस में वो रेड ही रहा था क्योंकि एसिड था. फिनॉल फिथिलिन सॉल्यूशन अगर आप डालोगे एसिड में HCl में तो वो कलरलेस हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालोगे तो रेड हो जाएगा. तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है आ जाएंगी. एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है HCl का. नाउ नेक्स्ट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जिनकी स्मेल चेंज होती है, ऑर्डर चेंज होती है ना. ऑर्डर मतलब स्मेल. तो एसिडिक में डिफरेंट होती है, बेसिक में डिफरेंट होती है. तो इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो यहाँ आपको केस स्टडी का एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज एक ब्लाइंड पर्सन है ना. तो ब्लाइंड पर्सन है, अब उसने टेस्ट नहीं करना है एसिड बेस को, तो वो कौन से तरीके से, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करके इसका पता लगा सकता है. तो आंसर क्या है आपके सामने ही है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल करके बता सकता है, डिटेक्ट कर सकता है वेदर द गिवन सब्सटेंस इज, वेदर द गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. नाउ वेनिला, onion, clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations. Okay, so let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. तो ये हमारे पास सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग. यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. तो यहाँ हमने ऑब्वियस है HCl लिया है तो एसिड का रिएक्शन देखेंगे. मेटल है हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स. ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये एक्सपेरिमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बेस पर आपको 2-3 MCQs जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. पहला तो ये कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड यानी HCl रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स. तो उसका आंसर आएगा एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये एक MCQ इस डायग्राम पे तैयार हो गया कि जब भी आप HCl को जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. ओके, फिर दूसरा है MCQ जो बनता है कि हाइड्रोजन गैस को आप डिटेक्ट कैसे करोगे. तो ये जो डिलीवरी ट्यूब से जा रहा है आपका सोप सॉल्यूशन के अंडर हाइड्रोजन गैस, तो जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी वहाँ से डिलीवरी ट्यूब से, तो आप एक कैंडल, बर्निंग कैंडल को पास में लेकर आओगे तो कैसी साउंड आएगी, आपको पॉप साउंड आएगी. और ये जो पॉप साउंड है दिस इज़ ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये शो करती है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड विद द मेटल. ओके, तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चंस ये MCQ तैयार हो जाएंगे. तो ये आप लेकर चलो कि जब भी एसिड्स के साथ मेटल्स ने रिएक्ट होना है तो हाइड्रोजन गैस ने इवॉल्व होना है. इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ में आ गया कि हमारे पास
सॉल्ट मिला था, ये देखो ना, सॉल्ट भी हमारे पास आ रहा है सोप सॉल्यूशन। ओके, देन एसिड प्लस मेटल्स दे गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज योर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, कि अगर आप बेस में डाल रहे हो, ठीक है, बेस में पहले एसिड की बात की थी ना, अब बेस लिया है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें हमने मेटल को रिएक्ट करवाया जिंक को, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो अगेन हमारे पास इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, सॉल्ट इज फॉर्म्ड हेयर इन द प्रोडक्ट साइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ध्यान से समझेंगे, मेटल कार्बोनेट की मैं बात कर रही हूँ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रही हूँ, ये कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। अब फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, एसिड है, इसमें डाइल्यूट HCl है, सोडियम कार्बोनेट डाला है, तो ये आपका आ गया मेटल कार्बोनेट, ओके, Na2CO3। टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि ये जो CO2 है फर्दर ये रिएक्ट करती है और ये क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखा है। टेस्ट ट्यूब A में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला HCl के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट आ गया NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। टेस्ट ट्यूब B में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, एसिड में ही डाला, देन वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ बेटा बात देखो कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर में से, ठीक है, लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, ठीक है। ये लाइम वाटर वही होता है जो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक बार दीवारों पे वाइट वॉश कर दिया, यानी CaOH2 आपने लगा दिया, तो एयर में वो CO2 के कांटेक्ट में आता है और CO2 के कांटेक्ट में आने से रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट्स आप देखते भी होंगे वॉल्स के ऊपर, ठीक है। और जो वाटर है, लिक्विड है, वो हीट होने के कारण इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए सफ़ेदी की चमकार बाद में दिखाई देती है आपको, है ना, बिकॉज जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नाउ इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आप इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो चुका है, इसमें अगर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होती है तो आपके पास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ओके। नाउ लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी आपको लाइमस्टोन का फॉर्मूला आए एग्ज़ाम में, चॉक का फॉर्मूला आए, मार्बल का पूछा जाए, तो आपने क्या लिखना है फॉर्मूला, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, सॉल्ट नंबर 1, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर। क्लियर? Thus the reaction can be summarized as metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus acid, they always gives salt plus carbon dioxide plus water. Now how do acid and bases react with each other? अब आपको अपनी पिछली क्लास याद आ जाएगी, 7th क्लास, 8th क्लास, जहाँ पर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़े हैं। जब भी बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, एक नई चीज़ हमारे पास बनेगी, दैट इज सॉल्ट विच इज़ न्यूट्रल, उसके साथ वाटर हमें मिलेगा। ओके,
तो यहाँ देख लो, बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है HCl। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं NaCl प्लस वाटर बनता है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो अगेन वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट इज योर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ओके, तो यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अगेन बेटा आपको मिलेंगे सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पर आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दे आर एसिडिक इन नेचर। Non-metallic oxides are acidic in nature. Now 2.2, what do all acids and all bases have in common? इनमें कॉमन क्या है सभी एसिड्स और बेसिस में? तो we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? क्या चीज़ है जो इन प्रॉपर्टीज़ में हमें सिमिलैरिटी शो कर रही है? तो बेटा वो है एसिड जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, और हाइड्रोजन जो है दैट सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, कि सभी एसिड्स में क्या है? हाइड्रोजन, तभी इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन, दे आर एसिडिक। तो ये एसिड सॉल्यूशन लिया आपने वाटर में, ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो नेक्स्ट आप देखिए, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने सॉल्यूशंस लिए ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। फिर आपने लिया 2 नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर में आपने दोनों नेल्स को रख दिया, है ना। नाउ कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स, बैटरी के साथ आप उसको कनेक्ट कर दो थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। जब आप HCl पोर करोगे बीकर में और स्विच ऑन करोगे करंट को, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करते रहो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ अगेन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। इसी तरह से आपने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करना है, पोर करके स्विच ऑन करके देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखो, बताओ करके कि डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? ऐसा नहीं होगा बच्चे। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ ओनली एसिड्स। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, है ना। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। The electric current is carried through the acidic solution by ions. इसका मतलब कि जो एसिडिक सॉल्यूशन था, HCl था, उसमें आयंस प्रेजेंट थे जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा था। तो एसिड कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस एज कटाइन एंड अनाइन सच एज, जो H है उस पर H पॉजिटिव एंड जो क्लोरीन है दैट इज Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें हैं, आयंस कटाइन भी हैं, अनाइन भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका HNO3 में, देन H2SO4 में, सल्फेट्स में, तो इस तरह के जो आयंस हैं, कटाइंस अनाइंस हैं, दे आर प्रेजेंट। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द एसिड्स। यही कारण है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आयंस नहीं है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? क्या होता है एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में? तो देखिए ये एक्टिविटी है, इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट
को करने के बाद ये सजेस्ट करता है दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड HCl मॉलिक्यूल्स कैनॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. So hydrogen ions cannot exist alone, they exist after combining with water molecules. अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड HCl की तो हमें वहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स नहीं मिलेंगे, डाइल्यूशन की फॉर्म में ही हमें आयन्स मिलते हैं. दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस, AQ लिखते हैं लिक्विड की फॉर्म में, और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. We have seen that acids gives H positive aqueous or hydronium ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. NaOH को dissolve करोगे तो आपको Na plus OH negative मिलेंगे. इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जनरेट करते हैं OH नेगेटिव आयन्स. इसका मतलब क्या है? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर अल्कलीज. ओके, so what is the definition of alkalis? When bases are dissolved in water, they are known as alkalis. Now do you know all bases do not dissolve in water? सभी नहीं डिजॉल्व करते. अल्कली ही एक ऐसा बेस है दैट डिजॉल्व्स इन वाटर. दे आर सोपी टू टच, बिटर टू टेस्ट, corrosive in nature. Never taste or touch them as they may cause harm. Okay, now as we have identified that all acids generate H positive ions and all bases generate OH negative, we can view the neutralization reaction as follows. देखिए, अब एसिड ने H पॉजिटिव आयन देना है, बेस ने OH, तो हमारे पास आना है सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, तो आप सिंपली देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का रिएक्शन, वाटर इज प्रोड्यूस्ड. तो जब भी कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की प्रेजेंस में होगी. ना ये पैराग्राफ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके ऊपर भी आपको MCQs आ सकते हैं कि जब आप एक सैम्पल बनाओगे किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक है, तो उसमें डाइल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूशन के केस में हम वाटर ऐड करते हैं एसिड में, या एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, या फिर अगर हम वाटर ऐड करते हैं एसिड में तो क्या इफ़ेक्ट होता है, या एसिड को ऐड करते हैं तो वाटर में तब क्या रिएक्शन होता है. इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस तरीके से. अब समझिए डाइल्यूशन हमेशा कैसे होती है बेटा. हम ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करते हैं वाटर में, कभी भी वाटर ऐड नहीं किया जाता एसिड में, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्लास्ट हो सकता है. अब समझिए, मैं पढ़ रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, यानी हीट प्रोड्यूस होती है जब भी हम इनको डिजॉल्व करते हैं. ठीक है. नाउ केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली. यहाँ लाइन को अंडरलाइन कीजिए, हमेशा हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनाने के वक्त एसिड को ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज इनटू द वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, हिलाते रहेंगे उसे. क्या होगा अगर वाटर ऐड करेंगे? इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स. विस्फोट हो जाएगा भाई. द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. तो इस करके हमेशा याद कर रखो, एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं वाटर में. ठीक है, वाटर को कभी ऐड नहीं करते. और रीज़न इसका क्या है? बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, कॉज ब्लास्ट और कॉज हार्म्स, कॉज बर्न्स. ओके. नाउ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स. ऑब्वियस है, जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो आयन्स की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होगा पर यूनिट वॉल्यूम. Such a process is called dilution. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से आ सकता है? When an acid or the base is said to be diluted, तो आपका आंसर क्या होगा? Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions, whether they are hydronium ions or OH negative.
per unit volume. So this process is known as dilution. Now these are the questions हमने अच्छे से डिस्कस किया. You are able to answer these. Next is how strong are acid और base solutions. कितने strong होते हैं acid solutions और base solutions. Okay. We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. तो हमने ये भी पढ़ा. We have also learnt in the previous sections about dilution and decrease in concentration of H positive और OH negative ions के बारे में भी पढ़ा, कैसे dilution करके इनकी concentration decrease होती है. Now can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? ऐसा हम जज कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस की. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. बनाते हैं चलो, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस. पे अलग अलग कलर शो करेगा ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन. नाउ हियर इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल. स्केल को हम कहेंगे पीएच स्केल, जहाँ पे हम मेजर करेंगे किसकी कंसंट्रेशन बेटा, हाइड्रोजन आयन की, किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में. यहाँ पर पी स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन. सीधा आपने इसको कैसे समझना है, 0 से स्टार्ट हो जाओ, इट इज़ वेरी एसिडिक. जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे, एसिडिक करेक्टर कम होता जाएगा और बेसिक करेक्टर 7 के बाद बनना शुरू होगा, जो इंक्रीज होगा 14 तक. और जो आपका पॉइंट 7 है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल. उसको हम न्यूट्रल कहते हैं. तो जिस एसिड की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी 0 1 होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. जिस बेस की वैल्यू 13 14 होगी, 12 होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. और जिसकी वैल्यू 7 होगी वो उतना न्यूट्रल होगा. नाउ पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. जैसे मैंने बताया, पीएच अगर आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका 7 होगा, ठीक है. और 7 से कम वैल्यू होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक सॉल्यूशन होगा. तो दिस इज योर पीएच स्केल. अब इसी तरीके से आपने ये जो सॉल्यूशंस हैं, कलर ऑफ पीएच पेपर, इसकी वैल्यू, नेचर ऑफ सब्सटेंस फिल करना है. यहाँ डिफरेंट कलर्स बताए गए हैं. HCl देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कलर है रेडिश ऑरेंज. देन लेमन जूस लाइट ऑरेंज. प्योर वाटर या फिर हमारा जो ब्लड है दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, इट मीन्स नियर अबाउट 7 है पीएच. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ बेस, एंटासिड है ये, तो इसका 10 है. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका 14 है. ओके, तो पर्पल कलर शो कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग बेस. The strength of acids and bases are depends on the number of H positive ions and OH negative. यानी जितने ज़्यादा H positive ions होंगे उतना एसिडिक नेचर होगा, जितने ज़्यादा OH negative ions होंगे उतना ही बेसिक करेक्टर होगा. ओके, तो acids that give rise to more H positive ions are said to be strong and acids that give less H positive ions are called weak acids. तो अब देखिए हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है पीएच की. प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो वी आर पीएच सेंसिटिव. हमारी जो बॉडी है बेटा वो 7 to 7.8 पीएच रेंज पे काम करती है. अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू बन सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम में. बॉडी का पीएच रेंज क्या है आपका, 7 to 7.8. नौ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो सर्वाइव कर सकते हैं इसी रेंज में. व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, यानी कि 5.6 होता है नॉर्मल पीएच रेन वाटर का, लेकिन इससे कम हो जाए तो दैट इज़ नोन एज एसिडिक रेन, एसिड रेन. ठीक है, जो पॉल्यूशन की वजह से होती है.
When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water also, क्योंकि acid mix कर देती है. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Now acids in other planets. The atmosphere of Venus, आपको पता है थिक वाइट येलोइश क्लाउड्स होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं. तो इसका मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है वीनस का. तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज हमें ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट सूट नहीं करता हमारे सर्वाइवल के लिए. व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब सॉइल का पीएच क्या है? प्लांट को एक प्रॉपर पीएच रेंज चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए. इसलिए आपने पढ़ा था ना 7th क्लास में, जब एसिडिक हो जाती है सॉइल तो हम उसमें बेसिस ऐड करते हैं, और बहुत बेसिक हो जाती है तो हम उसमें एसिड्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल जो है वो न्यूट्रल रहे फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज योर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, आप सबको पता है बायो में आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है जिसमें HCl सिक्रीट होता है, ठीक है. और ये HCl हमारी स्टमक लाइनिंग को डिस्टर्ब ना करे उसके लिए म्यूकस भी निकलता है. देखो क्या प्रबंध किया है नेचर ने, वो लाइनिंग को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, एसिड के इफ़ेक्ट से बचाता है म्यूकस. लेकिन जब हमें इंडाइजेशन हो जाती है तो हमारा स्टमक हद से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पेन भी होता है स्टमक में, इरिटेशन भी होती है. इस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप बोलते हो, बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफ़ेक्ट को. तो दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. ये पेपर में आ सकता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? माइल्ड बेस है, यूज्ड फॉर दिस पर्पस. नाउ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. दांतों का जो खराब होना है उसका कॉज भी पीएच चेंज है. नॉर्मली हमारा जो माउथ है उसमें टूथ डिके स्टार्ट्स होती है जब माउथ का पीएच लो हो जाता है 5.5 के नीचे, यानी एसिडिक हो जाता है जब. तो हमारा टूथ इनेबल एसिड में जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है. क्योंकि किससे बना है हमारा टूथ इनेबल, ये अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का. मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपाटाइट, यानी अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. पढ़ते हो ना आप छोटी क्लास में, इनेबल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जब पीएच लो हो जाएगा 5.5 से एसिडिक हो जाएगा तो इनेबल आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा. डिके ऑफ टूथ स्टार्ट्स हियर. नाउ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, दे प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स जो दांतों में फंस जाते हैं. इसके लिए बेस्ट वे है कि आपने अपने माउथ को खाना खाने के बाद अच्छे से साफ करना है, रिंस करना है. यूजिंग टूथपेस्ट. टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, जनरली दे आर बेसिक इन नेचर, विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. तो प्रॉपर आपने टूथपेस्ट से ही अपने दांतों को साफ करना है. Now self-defense by animals and plants through chemical warfare. Have you ever been stung by a honey bee? ने कभी काटा है आपको? जो हनी बीज हैं वो एक एसिड आपके अंदर, जैसे एंट फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है ना, तो जिसके कारण पेन और इरिटेशन होती है. तो एक माइल्ड बेस भी अगर आप लगा लोगे बेकिंग सोडा इस एरिया में तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. जैसे आपने नेटल लीव्स के बारे में पढ़ा, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड. एक प्लांट है उसकी लीव्स जो है नेटल लीव्स कहते हैं, अगर वो आपको छू जाए तो मिथेनॉइक एसिड एंटर कर जाता है जिससे आपको बर्निंग होती है, बर्निंग पेन. तो देखिए नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस. नेटल है, हर्बेशियस प्लांट्स है जो जंगल में उगता है. स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स, है ना. तो दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनॉइक एसिड जो उनमें प्रेजेंट होता है. अब डॉग प्लांट, इसका नेचर ने हमको रेमेडी दी है. तो जनरली ये कौन सा नेचर होगा डॉग प्लांट का? येस, यू आर वेरी मच राइट. मैं आपको सुन नहीं सकती पर आप बोल रहे हो कि बेसिस, ठीक है, बेसिक नेचर है डॉग प्लांट का, तभी न्यूट्रलाइज होगा, अदरवाइज कैसे उसको रिलीफ मिलेगा ना. ये सारे के सारे जितने भी आपको नेचुरल सोर्स दिए हुए हैं उनमें जो एसिड्स प्रेजेंट हैं ये आपको लर्न करने हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको सोचना पड़ सकता है क्या लिखें. नाउ मोर अबाउट सॉल्ट्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस टेक्स प्लेस
इनकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या हैं वो देखते हैं। pH ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू विद 7, है ना। NaCl जैसे आप कॉमन सॉल्ट है उनकी pH वैल्यू कितनी होती है 7, यानी न्यूट्रल है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स बनते हैं। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने खोज की थी, कॉमन सॉल्ट बनाया था, सॉरी खोज नहीं की थी। स्वदेशी आंदोलन उस चरम सीमा पे था उस टाइम पर, तो सेल्फ मेड कॉमन सॉल्ट यूज़ करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि सी वाटर देख इट कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, है ना। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट बनाए जाते हैं। तो ये दांडी मार्च का सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट ये जो कॉमन सॉल्ट NaCl की बात कर रहे हैं, ये एक बेटा रॉ मटेरियल का काम करता है केमिकल्स को बनाने में, ठीक है। तो जितने भी हम डेली यूज़ में मटेरियल्स यूज़ करते हैं ना, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक NaCl से हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लिख लो अपनी बुक में, व्हाट इज़ ब्राइन। ब्राइन क्या है? इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, जब ये डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। Now chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas is given at cathode। इसका नाम बेटा क्लोर एल्कली इसलिए डाला है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है और अल्कली यानी आप अल्कली हमने क्या पढ़ा था, दोज बेसिस विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे आर नोन एज अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है ना, इसलिए हमने इसको क्लोर एल्कली बोला। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से NaCl को जब वाटर में हमने डिप किया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। तो ये जो क्लोरीन गैस है ना बेटा, इसके भी आगे बहुत यूज़ हैं, हाइड्रोजन गैस के भी बहुत यूज़ हैं। तो देखेंगे हम क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास। तो आपको पता है जो क्लोरीन गैस अभी बनी क्लोर एल्कली रिएक्शन में, है ना, तो वहाँ पर क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में। तो ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on a dry slaked lime। ड्राई स्लेक्ट लाइम, यहाँ पे एक्वस की बात नहीं कर रहे, पाउडर है हमारे पास यहाँ पे ड्राई स्लेक्ट लाइम का, यानी चूने वाला पाउडर जो आप देखते हो, ठीक है। जब इसको पानी में ऐड कर देंगे तो ये एक्वस हो जाएगा, लेकिन अब ड्राई है हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे क्लोरीन गैस, पास करेंगे इसके थ्रू, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला CaOCl2 आपको याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस बताए हैं ब्लीचिंग पाउडर के, कॉटन लाइनन इंडस्ट्रीज़ में, ब्लीचिंग वुड पल्प में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करता है जर्म से। देन बेकिंग सोडा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किचन में यूज़ होता है जो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, और जल्दी कुकिंग करने के लिए भी हम इसको ऐड करते हैं बेकिंग सोडा को। इसका केमिकल नेम है, अंडरलाइन कीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो आपको याद करना है ये कब प्रोड्यूस होता है बेटा, इसके रॉ मटेरियल क्या हैं, आपका नमक जो घर में होता है NaCl, उसको डालो पानी में, पास करो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐड करो उसमें अमोनिया NH3, तो आपके पास आ जाएगा सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, और आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे लिख के याद करो जैसे आपको इजी लगता है, पर करना तो आपको पड़ेगा। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में यानी बेकिंग सोडा में अगर आप कोई जो ऐड करोगे कोई एसिड, यहाँ एनी एसिड लिखा है ना, आप लिख लो टार्टरिक एसिड, ये एग्ज़ाम में आता है कि जब आप टार्टरिक एसिड ऐड करते हो बेकिंग सोडा में तो आपके पास आता है बेकिंग पाउडर जिसको आप कहते हो, ठीक है। बेकिंग पाउडर इज़ फॉर्म्ड लाइक दिस।
तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, वो टार्ट्रिक एसिड है, लिख लो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके पास ये रिएक्शन होता है। और जो प्लफीनेस आती है ना, फूलती हैं सब्सटेंसेस, वो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्पॉन्जी बन जाता है हमारा जो केक होता है जिसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं टू मेक द थिंग्स प्लफी, स्पॉन्जी, है ना। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, अल्कलाइन बनाने के लिए एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। वॉशिंग सोडा देखिए अनदर केमिकल है जो सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वॉशिंग सोडा के, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दे आर 10 इन वॉशिंग सोडा। तो इसका भी बेटा आपने फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। यहाँ पर पूछा गया है 10H2O क्या सिग्निफाई करता है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिग्निफाई करता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा पढ़ लीजिए अच्छे से, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। फिर है आपका कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, इसके भी आपको क्रिस्टल्स पूछे जा सकते हैं कितने होते हैं, तो फॉर्मूला याद करना हमेशा। एक्वस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इसमें। और वॉशिंग पाउडर में कितने थे, वॉशिंग सोडा में 10 थे, ये आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जब भी हम जिप्सम को हीट करेंगे तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज़ कर देंगे हम, और हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज़ नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। वापस जिप्सम बनाना है तो भाई इसमें 1.5 वाटर और ऐड कर दो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, फिर से आपके पास जिप्सम का फॉर्मूला आ जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके फॉर्मूलेज एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लो। दिस इज़ योर चैप्टर, दिस इज़ द रिकैपिचुलेशन ऑफ चैप्टर। ये था आपका भाई सेकंड चैप्टर साइंस का, क्लास 10th। आई होप आप सब ने अच्छे से वीडियो को समझा होगा। वीडियो को बार बार सुनिए, और ये मेरी एक कोशिश है कि आप बच्चों को सिंपल वे में चैप्टर की जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो दी जाए, है ना। थैंक यू।